Bismillahirrahmanirrahim. After a brief review of what we did yesterday, we are going to continue with the same topic, that is multiplexing. So in the last lecture we worked on the basic definition of multiplexing, and that is basically a technique to transmit multiple streams of data, whether they are analog or digital, and we transmit these streams simultaneously. और इसको achieve किया जाता है by dividing the high capacity resource into several different sources. तो इन प्रिंसिपल आप करते हैं कि एक हाई कैपेसिटी सोर्स को मल्टीपल सोर्सेज के साथ शेयर करते हैं, और जो मल्टीपल सोर्सेज हैं उनका डाटा रेट लो होता है, जो आपका मेन हाई कैपेसिटी मीडियम होता है उसका डाटा रेट ज़्यादा होता है। तो आप जब कंबाइन करते हैं सारी के सारे सोर्सेज के डाटा रेट को, तो इट इज़ बेसिकली मर्ज्ड इनटू अ हाई कैपेसिटी मीडियम। तो इस पर्सपेक्टिव से हम मल्टीप्लेक्सिंग को देखते हैं, और डेफिनेटली इसका रिवर्स प्रोसेस हम करते हैं रिसीवर पे, दैट इज डी मल्टीप्लेक्सिंग, और based on the resource that we are sharing between different resources. We have different categories of multiplexing that we looked upon yesterday. उनमें space division multiplexing थी, time division multiplexing थी, then we had frequency division multiplexing, code division multiplexing, polarization division multiplexing, and we looked into detail of first three. We will have to look into detail of first three, जिसमें से हमने कल पहले कर लिया था space division multiplexing, and we were working on time division multiplexing. So we are going to continue with the time division multiplexing. तो time division multiplexing में basic idea ये था कि हम शेयर करते हैं रिसोर्स दैट इज़ टाइम। तो आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं उनको आप डिफरेंट टाइम एलोकेट कर देते हो, और हर सोर्स अपनी अपनी बारी पे ट्रांसमिशन कर रहा होता है। तो हमने इसमें बेसिक एग्जांपल देखी थी फॉर लेट्स से वी हैव थ्री यूजर्स एट द ट्रांसमीटर डेजिग्नेटेड एज ए बी एंड सी। तो अगर हम इनको मल्टीप्लेक्स करें इन सब के डाटा को, तो वी आर गोइंग टू पुट दीज मल्टीप्लेक्स डाटा ऑन टू अ हाई कैपेसिटी और हाई बिट रेट मीडियम। उसमें हमने टाइम स्लॉट बना दिए हैं, एंड दीज टाइम स्लॉट्स आर एलोकेटेड टू एवरी यूज़र यूनिफॉर्मली। सो लेट्स से इफ़ वी हैव गिवन अ टाइम स्लॉट, फर्स्ट टाइम स्लॉट टू यूज़र ए, second time slot to user B, and third time slot to user C, then after this cycle हम यही स्लॉट्स को रिपीट करेंगे, विच मीन्स हर तीन स्लॉट में से एक स्लॉट जाएगी A को, दूसरी स्लॉट जाएगी B को, और तीसरी स्लॉट जाएगी C को। तो इस परस्पेक्टिव से आप पूरे के पूरे रिसोर्स को बेसिकली दे रहे हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स को, जो कि यूज़ कर रहे हैं इस पूरे के पूरे हाई कैपेसिटी मीडियम को। तो इस पर्सपेक्टिव से हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट देखी थी, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ टाइम, दैट व्हाट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर जिसकी बेस पे हम टाइम स्लॉट डिसाइड करेंगे जो कि हम हर यूज़र को दे रहे हैं। तो वी लुक्ड एट इट विद टू पर्सपेक्टिव बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड डिले। सो if we look at it from efficiency perspective, so we need to have smaller time slots. तो अगर टाइम स्लॉट्स स्मॉल होंगी तो एफिशिएंसी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़र को बेसिकली एकोमोडेट कर रहे हो। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको मल्टीप्लेक्सर की स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर की स्पीड भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जब हम स्पीड की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विचिंग स्पीड, बिकॉज मल्टीप्लेक्सर इज़ मोर लाइक अ स्विच जो कि डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान स्विचिंग कर रहा है। सो आपके पास अगर टाइम स्लॉट बहुत छोटी है, देन डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ हायर स्विचिंग स्पीड, बिकॉज अगर आप स्विचिंग स्पीड ठीक नहीं रखेंगे तो आप बेसिकली डेटा लूज़ कर देंगे फॉर डिफरेंट यूज़र्स, क्योंकि आपका टाइम जो आप एलोकेट कर रहे हैं हर यूज़र को वो कम है और आपकी स्विचिंग स्पीड ज़्यादा है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव टाइम स्लॉट दैट आर टू स्मॉल, यू हैव टू स्विच बिटवीन द यूज़र क्विकली। तो इसका मतलब है कि आपको फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड भी चाहिए और आपको फास्टर स्विचिंग स्पीड भी चाहिए। सो इट मीन्स कि आपको अगर एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए तो आपको वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को इन्हांस करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम टाइम स्लॉट्स को बहुत बड़ा रख लें, देन वी नीड टू हैव अ बफर और वी नीड टू हैव द मेमोरी एलिमेंट टू स्टोर द डाटा। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक यूज़र को लेट सपोज 1 माइक्रोसेकेंड या डाटा टाइम एलोकेट कर रहे हैं, और दूसरे यूज़र्स को उस टाइम पे आप डाटा टाइम एलोकेट नहीं करे, तो उनका डाटा डेफिनेटली आ रहा है आपके पास कॉन्टीन्यूसली। तो अगर आप किसी एक यूज़र को एक सर्टन टाइम दे रहे हैं और वो टाइम जो है बेसिकली उसके बेड टाइम से ज़्यादा है, तो इट मीन्स आप बेसिकली एक यूज़र को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, while in the meantime the other users are still transmitting the data.
तो अब आप ये नहीं कर सकते कि आप एक यूज़र को अकोमोडेट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम यू नीड टू फॉरगेट अबाउट ऑल दैट यूज़र्स। तो जब आप एक यूज़र के डाटा को अकोमोडेट कर रहे हैं तो इन द मीन वाइल यू नीड टू स्टोर द डाटा फॉर द अदर टू। तो इस पर्सपेक्टिव से आप जब भी टाइम स्लॉट ज़्यादा रखेंगे, और जनरली जब आप टाइम स्लॉट को बिट टाइम से ज़्यादा रखते हैं तो आपको मेमोरी एलिमेंट्स या बफर्स चाहिए होते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब एक टाइम पे यूज़र का डाटा स्टोर करते रहेंगे और तीसरे का, चौथे का, सबका डाटा स्टोर करते रहेंगे, ये सारे का सारा सिचुएशन तब काम करेगी कि आपके पास सारा का सारा डाटा लूज़ नहीं हो रहा। यू आर कीपिंग ऑल द डाटा इंटैक्ट। उसके अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि टाइम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिले आ जाए, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ द डाटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम स्लॉट बहुत ज़्यादा रखेंगे और आप किसी एक यूज़र को अकोमोडेट कर रहे हैं एट एनी गिवन टाइम, यू नीड टू स्टोर द डाटा ऑफ ऑल द अदर यूज़र्स। तो इस पर्सपेक्टिव से टेक्निक ये भी सही काम करती है। बट इस टेक्निक के साथ एक मसला ये है कि आप जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने टाइम स्लॉट ज़्यादा रखी हुई है। तो ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जो कि बेसिकली डिले सेंसिटिव हैं, उसका क्लासिक एग्जांपल है आपकी टेलीफोन एप्लीकेशन। चाहे मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, चाहे आप लैंडलाइन की बात करें, दोनों केसेस में यू नीड टू हैव अ सिचुएशन जहाँ पे आपका डिले ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन आप ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे आप जो डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन है उनको इस तरीके से अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इस पर्सपेक्टिव से हमने टाइम स्लॉट के लिए दो एक्सट्रीम्स देखी हैं, एक एक्सट्रीम एफिशिएंसी की, एक एक्सट्रीम है आपकी डिले की। तो जनरली किसी भी एक एक्सट्रीम पे सिस्टम को ऑपरेट नहीं किया जाता, इट इज़ ऑलवेज ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू। तो एक ऐसी वैल्यू को चूज़ किया जाता है जिसमें एफिशिएंसी या स्विचिंग स्पीड हमें बहुत ज़्यादा ना चाहिए हो, और दूसरा ना हम टाइम स्लॉट इतना बड़ा रखते हैं कि डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन जो हैं वो सफ़र करें। स्पेशली उस केस में जब हम एक ऐसी एप्लीकेशन पर ही काम कर रहे हैं जो कि डिले सेंसिटिव है। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि दैट वी आर गोइंग टू सी दिस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट इन द लैंडलाइन सिस्टम, जो कि T1 लाइन में बेसिकली एप्लीकेबल है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एग्जांपल टुडे। सो आपका जो लैंडलाइन सिस्टम है इन जनरल वो T1 वायरलाइन सिस्टम बेसिकली कहलाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में आई थिंक T1 वायरलाइन इज़ यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। तो बेसिक आइडिया ये कि T1 वायरलाइन जो है वो यूज़ होती है फॉर टेलीफोनी एप्लीकेशन। तो आप लैंडलाइन पे जब कॉल कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली यूजिंग अ T1 वायरलाइन सिस्टम। अब सिचुएशन ये है कि आप जब T1 वायरलाइन सिस्टम की बात करते हैं तो T1 वायरलाइन सिस्टम इज़ बेसिकली capable of transmitting a data at the rate of 1.544 megabit per second. So जब आप T1 लाइन की बात करें, दिस इज अ स्टैंडर्ड कि आप जब भी T1 लाइन की बात करेंगे उसका जो मैक्सिमम डेटा रेट है दैट इज़ 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड। सो अब एक एग्जांपल देखते हैं हम कि हमने यूज़ करना है T1 वायरलाइन सिस्टम को। तो जनरली लेट्स से इस्लामाबाद के अंदर ही हम दो सेक्टर्स के दरमियान कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो लेट्स से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के दरमियान हम T1 वायरलाइन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं एंड लेट्स सी कि हम उस T1 वायरलाइन सिस्टम में कितने यूज़र्स को अकोमोडेट कर सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। जब हम बात करते हैं कितने यूज़र को अकोमोडेट कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं सिमल्टेनियस अकोमोडेशन की। तो जब T1 वायरलाइन सिस्टम की बात होती है तो इट इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड कि आप जब T1 वायरलाइन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप 24 यूज़र्स को सिमल्टेनियसली इंटरटेन कर सकते हैं या अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप T1 वायरलाइन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, यू कैन ट्रांसमिट द डाटा ऑफ 24 यूज़र्स फ्रॉम सेक्टर A टू सेक्टर B। तो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास जो पहली दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि T1 वायरलाइन सिस्टम की आप जब भी बात करते हैं उसका मैक्सिमम डेटा रेट है 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड, और दूसरी उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि आप एट एनी गिवन टाइम 24 यूज़र को सिमल्टेनियसली अकोमोडेट कर सकते हो या उनका डाटा बेसिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो जब भी हम किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में इन जनरल जब डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो हम ये नहीं होता कि बस बिट्स उठाएंगे और ट्रांसमिट कर दी, हम डाटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं। तो आप जब T1 वायरलाइन सिस्टम की बात करते हैं तो T1 वायरलाइन सिस्टम में डाटा को फ्रेम्स की सूरत में ट्रांसमिट किया जाता है एंड ईच फ्रेम इज़ बेसिकली 193 बिट्स लॉन्ग। तो आपके पास एक T1 वायरलाइन पे जो एक फ्रेम जा रहा है दैट फ्रेम हैज़ 193 बिट्स।
आउट ऑफ दिस 193 बिट्स 192 बिट्स जो हैं वो आपकी डेटा बिट्स हैं, और एक बिट जो है दैट इज सिग्नलिंग बिट्स या कंट्रोल बिट्स आप जिनको कहते हैं। तो आपके पास T1 वायरलेस सिस्टम या T1 चैनल के अंदर डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम ट्रांसमिट होगा। हर फ्रेम की जो लेंथ है दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ बिट्स, अगर मैं बात करूं तो हर फ्रेम की लेंथ जो है दैट इज 193 बिट्स पर फ्रेम, और उन 193 बिट्स में से एक बिट कंट्रोल या सिग्नलिंग के लिए यूज़ होती है, बाकी 192 बिट्स जो हैं वो आपके डाटा यूज़र डाटा के लिए बिट्स यूज़ होती हैं। तो हमने पहले भी ये बात की है कि अगर मैं बात करूँ T1 वायरलाइन की, तो T1 लाइन पे आप बेसिकली 24 यूज़र्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इफ़ वी डिवाइड 192 बाई 24 वी कैन हैव 24 स्लॉट्स। तो बेसिकली आपके पास 192 बिट्स बेसिकली डिवाइड की जाती हैं इन 24 स्लॉट्स, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 अप टू स्लॉट 24, एंड एवरी स्लॉट हैज़ 8 बिट्स। तो अगर आप 24 इंटू 8 करेंगे दैट विल गिव यू 192 बिट्स, और एक जो आखिरी बिट है आपके पास ये सिग्नलिंग की बिट आएगी। तो इसका मतलब है कि T1 वायरलाइन सिस्टम के अंदर आपके पास 192 बिट्स एक फ्रेम में है, और उसमें से 192 बिट्स आपने डाटा की हैं, और उन 192 डाटा बिट्स को बेसिकली आपने 24 स्लॉट्स में डिवाइड किया, और हर स्लॉट के अंदर बेसिकली 8 बिट्स हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास ओवरऑल सिचुएशन ये बनेगी। अच्छा, अब चूँकि मेरे पास मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरह इस फ्रेम का पूरा टाइम निकाल लूँ, क्योंकि मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस एक फ्रेम का टाइम निकाल लूँ तो उस पूरे एक फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ़ बिट्स मुझे पता है, और अगर मुझे पूरे फ्रेम का टाइम पता चल जाए तो मुझे टोटल हर स्लॉट की टाइम पता चल जाएगा। सो ओरिजिनली मेरे पास T1 का जो डाटा रेट है दैट इज़ 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड। सो अगर मैं एक बिट का टाइम निकालूं तो व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि आई नीड टू कैलकुलेट 1 डिवाइड बाय 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड। सो 1 ओवर 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड विल गिव मी टाइम फॉर 1 बिट, और अगर मैं टाइम फॉर 1 बिट को मल्टीप्लाई कर दूं 193 से, जो कि नंबर ऑफ़ बिट्स हैं एक सिंगल फ्रेम के अंदर, तो आई विल गेट द टाइम फॉर 1 फ्रेम। तो अगर मेरे पास बिट रेट है 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड, और उसका मैं इन्वर्स लेता हूँ विच मीन 1 ओवर 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड कैलकुलेट करूँगा, दैट विल गिव मी द बिट ड्यूरेशन कि एक बिट कितना टाइम ले रही है। और अगर एक फ्रेम में 193 बिट्स हैं देन आई विल गेट 193 इंटू 1 ओवर 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड, दैट विल गिव मी a value of 124 microsecond. So it means this 193 bit frame has a duration of 125 microsecond. अब अगर मैं एक स्लॉट को टाइम अगर देखूं, एक स्लॉट का टाइम अगर मैं देखूं, तो what you can do is कि आप इस 1 over 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करें अगर 8 से, तो डैट विल गिव यू द टाइम स्लॉट फॉर टाइम फॉर 1 स्लॉट। तो आप इसमें पूरी की पूरी टाइम स्लॉट का टाइम निकाल सकते हैं। सो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम फॉर वन स्लॉट, अगर मैं स्लॉट 1 का टाइम जिसमें 8 बिट्स, अगर मैं इसका टाइम निकालना चाहूँ दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 1.544 and that is multiplied by 8 bits, so this is thing, so it is 5.18 माइक्रोसेकेंड। सो इसका ये मतलब है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एक स्लॉट है उसका टाइम है दैट इज़ 5.18 माइक्रोसेकेंड। 5.18 माइक्रोसेकेंड 24 करें और एक बिट का और टाइम डाल लें तो दैट विल गिव यू 125 microseconds. So in this way you can calculate the time for each bit, and you can calculate the time for 193 bit long frame, and you can calculate time for each time slot. तो इन प्रिंसिपल हमने अभी ये देखा है कि एक टाइम स्लॉट का एक जो स्लॉट है उसका टाइम है 5.18 माइक्रोसेकेंड, पूरे फ्रेम का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ 125 माइक्रोसेकेंड, और पूरे फ्रेम के अंदर 192 बिट्स हैं जो कि डाटा की हैं, और एक बिट एक्स्ट्रा है जो सिग्नलिंग के लिए यूज़ होती है। सो हमने क्लेम ये किया था कि T1 वायरलेस सिस्टम जो है वो बेसिकली 24 यूज़र्स का डाटा सिमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है
कि अगर आप सेक्टर ए से सेक्टर बी के अंदर दो इनफैक्ट 24 यूज़र्स को एकोमोडेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पूरे फ्रेम के अंदर 24 टाइम स्लॉट्स होंगी और हर टाइम स्लॉट एक यूज़र को एलोकेट होगी। सो लेट्स से अगर आपने 24 यूज़र को ये स्लॉट्स एलोकेट करनी है, तो यू विल एलोकेट स्लॉट 1 टू फर्स्ट यूज़र, सेकंड टाइम स्लॉट टू सेकंड, थर्ड टाइम स्लॉट टू थर्ड यूज़र एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी 24 स्लॉट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग 24 यूज़र्स। सो अगर हम देखें यहाँ पे 8 बिट्स, तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो लेट्स सी कि हम इन 8 बिट्स में कितना डाटा एक्चुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर ओरिजिनली जब हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की थी और हमने एनालॉग डाटा को कन्वर्ट किया था डिजिटल डाटा में, वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है फॉर ह्यूमन वॉइस दैट इज़ 8 किलोबिट पर सेकेंड। तो अगर मैं 8 किलोबिट पर सेकेंड पे ह्यूमन वॉइस को सैम्पल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड मिलेंगे। 8000 सैम्पल्स पर सेकेंड इज़ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगेन ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी इन दोज लेक्चर्स कि हर सैम्पल को हम बेसिकली इनकोड करते हैं यूजिंग 8 बिट्स। सो अगर मैं डाटा रेट निकालूँ फॉर ह्यूमन वॉइस, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 8 किलो सैम्पल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स पर सैम्पल। अगर मैं हर सैम्पल को 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक सेकंड में 8000 सैम्पल पिकअप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास डाटा रेट फॉर वन यूज़र वुड बी 64,000 किलोबिट्स पर सेकंड आएगा, या 64 किलोबिट्स पर सेकंड आएगा मेरे पास यूज़र का डाटा। तो ह्यूमन वॉइस का जो डाटा रेट है जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन पे यूज़ किया जाता है दैट इज 64 किलोबिट्स पर सेकंड और 64,000 बिट्स पर सेकंड। जब ये 64,000 बिट्स पर सेकंड जब ट्रांसमिट हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें आप अगर देखें आप हर यूज़र को एक स्लॉट दे रहे हैं और एक स्लॉट के अंदर 8 बिट है, इसका मतलब है कि आप जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करके एक सैम्पल 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बेसिकली एक T1 फ्रेम में एक टाइम स्लॉट के अंदर एक यूज़र का सिर्फ एक सैम्पल ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली 8 बिट्स अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक सैम्पल ऑफ स्पीच ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो T1 वायरलाइन सिस्टम है वो सारी की सारी चीज़ इस तरीके से लेके चलता है। तो डेफिनेटली अब आपके पास बेस लाइन तकरीबन आ चुकी है, आपको स्टैंडर्ड डाटा रेट भी पता है 64 किलोबिट पर सेकंड। आपको ये भी पता है कि T1 वायरलाइन में एक स्लॉट के अंदर 8 बिट्स ट्रांसमिट हो रही है फॉर ईच यूज़र। तो आप ये कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि 64 किलोबिट पर सेकंड अगर आपने डाटा ट्रांसमिट करना है, तो आपको कितने फ्रेम बेसिकली ट्रांसमिट करने होंगे फॉर ट्रांसमिट, आप कितने सैम्पल बेसिकली ट्रांसमिट कर रहे होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है दैट इज़ T1 वायरलाइन सिस्टम। अब सिचुएशन ये है कि हमने शुरू में ये बात की T1 वायरलाइन सिस्टम जो है दैट इज़ बेसिकली बिटवीन टू सेक्टर्स, लोकल जनरली हम यूज़ करते हैं। तो जब हम दो सिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेट करते हैं, तो हम T1 वायरलाइन सिस्टम की बजाय हम T3 वायर यूज़ करते हैं, T3 चैनल यूज़ करते हैं। और T3 चैनल की जो चैनल कैपेसिटी है वो तकरीबन 28 T1 वायरलाइन के बराबर है। So T3 wireline is basically having a data rate of 44.736 megabit per second, और अगर मैं डिवाइड करूँ इस पर, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28 T1 वायरलाइन सिस्टम। इसका मतलब है कि लेट सपोज आपने इस्लामाबाद में सेक्टर ए से सेक्टर बी के दरमियान अगर कम्युनिकेट करना है, तो यू विल यूज़ T1 वायरलाइन सिस्टम जो कि 24 यूज़र को अकोमोडेट करेगा एंड इट हैज़ द डाटा रेट ऑफ 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड। तो इस पर्सपेक्टिव से आप T1 वायरलाइन देखेंगे। लेकिन अगर आपने लेट सपोज इस्लामाबाद से लेट सपोज वाकंड या लेट सपोज पेशावर या किसी और सिटी में आपने कम्युनिकेट करना है, तो T1 वायरलाइन सिस्टम T1 की बजाय आप बेसिकली T3 यूज़ करेंगे बिटवीन द सिटीज़। और वो T3 के अंदर जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 28 T1 वायर की कैपेसिटी आपके पास है। तो इट मीन्स कि लोकल जितनी हमारे यहाँ टेलीफोन सिस्टम में जो कम्युनिकेशन हो रही है विद इन अ सिटी, हम T1 वायरलाइन पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और इंटर सिटी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो T3 वायरलाइन पे कम्युनिकेट करते हैं। तो T3 में बेसिकली 28 T1 लाइंस की कैपेसिटी होती है। तो लेट्स सपोज अगर आपको
28 T1 वायरलाइन सिस्टम से ज़्यादा की कैपेसिटी चाहिए तो आप एक से ज़्यादा T3 वायरलाइन सिस्टम बिटवीन डिफरेंट सिटीज़ इंस्टॉल करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हम पूरी की पूरी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हैं फॉर T1 वायरलाइन सिस्टम। और इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो आप बेसिकली टेलीफोनी एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से T1 वायरलाइन को देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो अगर आप इसमें बेसिक आइडिया देखें तो हमने किया ये है कि हमने जितने भी कम्युनिकेशन के रिसोर्स हैं, जितने ट्रांसमिशन रिसोर्स हैं, उनको बेसिकली टाइम में डिवाइड कर दिया है और हर एक को एक सर्टन टाइम एलोकेट कर दिया है। तो इसका मतलब है कोई भी यूज़र जैसे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 ये बेसिकली अपनी अपनी बारी पे अपना डाटा ट्रांसमिट करेंगे। तो इट मीन यू आर बेसिकली डिवाइडिंग द हाई कैपेसिटी मीडियम इन टर्म्स ऑफ टाइम। आप हर यूज़र को एक थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं कि उसका डाटा भी ट्रांसमिट होता रहे और डिले भी ना आता रहे। क्योंकि ये जब हम टेलीफोन लाइन की बात करते हैं तो दिस इज डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन। तो डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन में हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि हम टाइम स्लॉट ऐसी सेट करें कि आपको बेसिकली डिले इतना ज़्यादा फील ना हो जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन यूजलेस हो जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है आपके टेलीफोन सिस्टम्स में। वन मोर थिंग, हमने ये बात तो की है कि T1 वायरलाइन यूज़ होती है, तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव कि हमने ये क्लेम किया कि 24 यूज़र के डाटा को सपोर्ट कर सकता है T1 वायरलाइन सिस्टम। तो लेट्स सी कि हमने जो क्लेम किया इज़ इट वैलिड। सो हमने कहा है कि ओरिजिनली 24 यूज़र्स को अकोमोडेट कर सकते हैं आप T1 वायरलाइन पे, और T1 वायरलाइन का डाटा रेट जो मैक्सिमम डाटा इज़ 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड। सो अगर मैं स्टैंडर्ड डाटा रेट यूज़ करूँ 64,000 बिट्स पर सेकेंड, 64,000 बिट्स पर सेकेंड वो चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर मैं 8 किलो सैम्पल्स पर सेकेंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ और हर सैम्पल को 8 बिट्स पे यूज़ कर रहा हूँ इनकोड करने के लिए, तो डैट विल गिव मी द डाटा रेट ऑफ वन सिंगल यूज़र एट 64 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो ये 64,000 बिट्स पर सेकेंड एक यूज़र का डाटा है। तो अगर मैं 24 यूज़र्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट इज़ बेसिकली 1.536 मेगाबिट पर सेकेंड है आपके पास। तो डाटा रेट 1.536 मेगाबिट पर सेकेंड ये डाटा है। और अगर आप देखें तो 1.536 और 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड में जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपकी सिग्नलिंग बिट जो हर फ्रेम में एक यूज़ हो रही है बेसिकली वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि T1 वायरलाइन सिस्टम इज़ परफेक्टली केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑफ 24 यूज़र्स, तो वी कैन जस्टिफाई इट और वी कैन प्रूव इट दिस वे कि आप हर यूज़र का डाटा रेट लें, उन यूज़र के डाटा रेट को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स है, देन द टोटल बिट रेट रिक्वायर्ड शुड बी 1.536 मेगाबिट पर सेकेंड। और चूँकि T1 वायरलाइन पे आपके पास 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड का डाटा रेट अवेलेबल है तो आप बड़ी इजीली T1 वायरलाइन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। So this is time division multiplexing in terms of telephony applications. The next thing that we are going to see is कि हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अभी तक हमने जो पढ़ी है अगर आप देखें तो जितनी एग्जांपल हमने कोट की उनमें एक बड़ी बेसिक अंडरलाइंग assumption थी, एंड दैट assumption इज दैट एवरी यूज़र हैज़ द सेम डेटा रेट। जब हम टेलीफोन लाइन की बात करते हैं तो वी से दैट एवरी यूज़र कैन ट्रांसमिट एट अ डाटा रेट ऑफ 64 किलोबिट्स पर सेकेंड। उससे पहले भी जो हमने 3 यूज़र्स की देखी थी 192 किलोबिट पर सेकेंड वाली एग्जांपल, तो दैट वाज एग्जैक्टली द सेम। तो उसमें एक बड़ी बेसिक सिंप्लीफिकेशन की गई थी, एंड दैट सिंप्लीफिकेशन इज दैट योर यूज़र ईच यूज़र, चाहे वो यूज़र ए है, यूज़र बी है, यूज़र सी है, यूज़र लेट्स सपोज लास्ट यूज़र है, every user has the constant and same data rate, but this is not the case every time. टेलीफोन सिस्टम में तो आप ये स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और हम ये आर्गूमेंट दे सकते हैं कि चूँकि हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं फॉर डिजिटाइजिंग ह्यूमन वॉइस, तो हमारे पास जो डाटा रेट है फॉर एवरी टेलीफोन कॉल विल रिमेन एज 64 किलोबिट पर सेकेंड। बट देर आर सर्टन अदर एप्लीकेशन जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं और हर सोर्स का डाटा रेट डिफरेंट है फ्रॉम द अदर सोर्स। तो उस चीज़ को हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में किस तरह से कैटर करते हैं उसकी हम एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे अभी। सो लेट्स से आई हैव 3 सोर्सेज, द नंबर 1 सोर्स इज सोर्स ए, द अदर वन इज सोर्स बी, एंड देन आई हैव द सोर्स सी. And let's say the data rate for source A is 8 kilobit per second
and source P is 16 kilobit per second and source C is 24 kilobits per second. एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस करें वो ये कि ये तीनों के तीनों जो है बेसिकली एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो ये सिंप्लिसिटी के लिए रखा गया। अदरवाइज ये लाजमी नहीं है कि आप हर सोर्स को दूसरे का मल्टीपल ही रखें, विच मीन्स मतलब जैसे 8 इंटू 2 इज 16 या 8 इंटू 3 इज 24, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट एंड सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी हमने सिंपल ये काम किया है कि हमने तीनों डेटा रेट्स को इस 8 का मल्टीपल रखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सो अब अगर आप ये देखें तो मेरे पास सोर्स ए का डेटा रेट कम है, सोर्स बी का डेटा रेट मॉडरेट है और सोर्स सी का डेटा रेट जो है वो हाईएस्ट है। सो अगर मैं सबको इक्वल टाइम एलोकेट कर दूंगा तो दो मसले होंगे। एक मसला ये होगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं ऐसा टाइम स्लॉट डिसाइड कर दूँ जो 8 किलोबिट पर सेकंड और 16 किलोबिट पर सेकंड वाले सोर्स को तो करता हो, सूट करता हो, लेकिन सोर्स सी को सूट ना करता हो क्योंकि इसका डेटा रेट ज़्यादा है। तो अगर आप इसको कम टाइम देंगे तो इसका डेटा जो है वो डिले का शिकार हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा ये हो सकता है कि मैं ज़्यादा टाइम इसको दे दूं और सबसे कम टाइम इसको दे दूं, ये ज़्यादा लॉजिकल जस्टिफिकेशन है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम करते ही हैं कि हम कभी भी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हुए अगर मेरे पास सोर्सेज का डेटा रेट डिफरेंट है तो मैं उनको कभी भी इक्वल टाइम एलोकेट नहीं करूँगा। अब बेटर अप्रोच इज़ कि जिस सोर्स का डेटा रेट ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा टाइम एलोकेट करें और जिसका डेटा रेट कम है उसको आप कम टाइम एलोकेट करें। नाउ हाउ शुड यू डिसाइड अबाउट हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू एलोकेट टू सोर्स ए, सोर्स बी एंड सोर्स सी। इसके लिए हम सिंपल एक रेशो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ कि आप तीनों के तीनों जो डेटा रेट्स हैं उन सब को रेशो की फॉर्म में अगर लिखें तो 8, 16 और 24 आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ 8 किलोबिट पर सेकंड, 16 किलोबिट पर सेकंड, 24 किलोबिट पर सेकंड। तो अब आप ये काम करें कि इन रेशियोज़ को सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में ले आएँ, विच मीन्स आप इनको कट डाउन कर दें। तो अगर मैं इसको कर दूं इन द फॉर्म ऑफ 1, 2 and 3, which means this is 1, this is 2 and this is 3. So 8 1 are 8, 8 2 are 16 and 8 3 are 24. तो मैंने इसको सिंपलेस्ट रेशो अगर मैं निकालूं इन तीनों की 8, 16 और 24 की, दैट इज़ बेसिकली 1:2:3। तो ये मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी इसकी। सो पहला काम ये करना है, जब हमने टाइम एलोकेशन करनी है डिफरेंट टू एवरी सोर्स, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने ये सारी की सारी रेशियोज़ को बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है। तो 1:2:3 आपके पास सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में आ गई या लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म में आ गई। जब हम सिंपलेस्ट पॉसिबल या लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म कहते हैं तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है इन नंबर्स की। सो इफ़ आई ऐड अप दीज नंबर दिस वुड बी 1 + 2 and +3. So 1 + 2 is 3 and 3 + 3 is 6. So it means that is basically 6. अगर मैं इन तीनों रेशियोज़ को, तीनों नंबर्स को ऐड कर दूं तो that gives me 6. So now in each cycle of 6 time slots मैं यूज़र ए को 1 टाइम स्लॉट दूंगा, यूज़र बी को 2 टाइम स्लॉट दूंगा और यूज़र सी को 3 टाइम स्लॉट्स दूंगा। दैट इज डिपिक्टेड हियर। तो इसका मतलब है कि अब मैं जब शुरू करूंगा 6 टाइम स्लॉट के साइकिल को, इन 6 टाइम स्लॉट्स में से सबसे कम स्लॉट यानी कि 1 स्लॉट में यूज़र ए को दूंगा, दूसरी 2 टाइम स्लॉट दूंगा बेसिकली यूज़र बी को और 3 टाइम स्लॉट दूंगा मैं यूज़र सी को। So it means out of every 6 time slot, I am going to allocate 1 time slot to source A, 2 time slots to source B and 3 time slots to source C. तो इससे होगा क्या, अगर आप देखें तो डेटा रेट स्मॉलेस्ट जो है वो सोर्स ए का है, लार्जेस्ट है सोर्स सी का है। तो मुझे सोर्स सी को ज़्यादा टाइम स्लॉट देनी चाहिए क्योंकि उसका डेटा रेट ज़्यादा है। इसी तरह मुझे सोर्स ए को कम से कम टाइम स्लॉट देनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम स्लॉट देनी चाहिए, दैट इज़ 8 किलोबिट पर सेकंड को जो अकोमोडेट कर सके। तो और 16 को समवेयर इन बिटवीन रखना चाहिए। तो अगर मैं रेशो निकाल लूँ तो रेशो के पर्सपेक्टिव से इस कैलकुलेशन के मुताबिक आउट ऑफ एवरी 6 टाइम स्लॉट 1 टाइम स्लॉट जाएगी सोर्स ए को, 2 टाइम स्लॉट जाएंगी सोर्स बी को और 3 टाइम स्लॉट जाएंगी सोर्स सी को। तो इस पर्सपेक्टिव से आप पूरे के पूरे इन डिफरेंट सोर्सेज के डेटा रेट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस पर्सपेक्टिव, और अगेन आप जब
यूज़र पे आपको रिसीवर पे आपको डीमल्टीप्लेक्सर भी चाहिए होगा, जो यूज़र ए, यूज़र बी और यूज़र सी तीनों का डाटा अलग कर देगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ यूज़र ए को एक टाइम स्लॉट मिल रही है, यूज़र बी के लिए 2 टाइम स्लॉट है, यूज़र सी के लिए 3 टाइम स्लॉट है। इसका मतलब है कि यूज़र सी का डाटा रेट ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसका टाइम स्लॉट मीडियोकर है तो आप उसको 2 टाइम स्लॉट दे रहे हैं, और इस तरह आप इसको दे रहे हैं 1 टाइम स्लॉट। तो इस परस्पेक्टिव से आप डिफरेंट वैल्यूज़ रख के सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह आप मल्टीपल सोर्सेज इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 3 की बजाय 5 सोर्सेज रखते हैं और उन सोर्स के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमेशा जो टाइम स्लॉट एलोकेशन है वो सेम नहीं रखते हो फॉर एवरी यूज़र। अगर आपके पास सोर्सेज का डाटा रेट डिफरेंट है, वेरी कर रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव से आप अपनी टाइम स्लॉट असाइनमेंट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, और वो अकोमोडेट इसी तरह से होंगी कि आप जब जिस सोर्स का डाटा रेट सबसे ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, और जिस सोर्स का डाटा रेट कम है उसको आप कम टाइम देंगे। तो दिस इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विद सोर्सेज ट्रांसमिटिंग एट डिफरेंट डाटा रेट्स। इसके बाद जो एक और आपके पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक और सिचुएशन है, वो है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो जब आप स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज व्हेन योर source has data rate that is different as well as varying। कि अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसका डाटा रेट वेरी भी कर रहा है, अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल देखी थी उन सब एग्जांपल्स में एक चीज़ कॉमन थी कि चाहे डाटा रेट सेम है चाहे डाटा रेट डिफरेंट है सारे सोर्सेज का आपस में, एक चीज़ थी कि हर सोर्स का डाटा रेट कांस्टेंट है। ये चीज़ का ख्याल कीजिएगा, डाटा रेट सेम होना और डाटा रेट कांस्टेंट होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं कि डाटा रेट सेम है तो उसका मतलब है सब डाटा रेट्स सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी तीनों का डाटा रेट सेम है। जब हम कहते हैं डाटा रेट डिफरेंट है इसका मतलब है कि सोर्स ए, बी, सी तीनों का डाटा रेट डिफरेंट है, लेकिन एजम्पशन ये है कि सारे के सारे कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि सोर्स का डाटा रेट भी डिफरेंट है और जो डाटा रेट है वो फ्लक्चुएट भी कर रहा है, समटाइम्स वो 2 किलोबिट पर सेकंड पे ऑपरेट कर रहा है एक ही सोर्स। सपोज सोर्स है वो एक टाइम पे 2 किलोबिट पर सेकंड जनरेट कर रहा है, दूसरे टाइम पे लेट्स सपोज 8 किलोबिट पर सेकंड जनरेट कर रहा है, तीसरे टाइम पे 50 किलोबिट पर सेकंड जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका डाटा रेट वेरी कर रहा है। अब डेफिनेटली अगर आप वही फिक्स टाइम स्लॉट्स रखेंगे या नंबर ऑफ टाइम स्लॉट विद वेरिंग डिफरेंट डाटा रेट्स रखेंगे तो ये दोनों टेक्निक्स काम नहीं कर सकती।